हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी बोर्ड में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को ही आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, एक बार देख लेते हैं जो जो टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। आप देख लीजिए जो भी लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, लेजर ड्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग, फिर कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, और भी कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस किए थे। फिर बात कर रहे थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में बात करें। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है जब हम एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट, तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, इसी को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब हम रिलेट करके पढ़ रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, हमने यहाँ पर पढ़ा भी। ठीक, ठीक, नॉन वोलेटाइल सॉलिड टू सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ग्रेजुअली गेट्स लोअर्ड। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वही फिर हमने बात की एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे भी हमने यही पढ़ा कि जब हम सॉल्यूशन में सॉरी एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, एलिवेट करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू मोलैलिटी। ठीक, चलो अगला, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में हमने सेम चीज कि जब एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और ज्यादा कम हो जाता है। तो सॉल्यूशन का जब वो प्योर है ना, जब वो प्योर सॉल्वेंट है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट एक पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट है। ठीक है, लेकिन जब हम उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो मान लो पहले फ्रीजिंग पॉइंट इतना था सॉल्वेंट का, इसके साथ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब हमने डाला तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, लोअर हो गया। तो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी को क्या कहा जाता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैरिटी। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला और भी फॉर्मूले देखे थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारी फाइनल यानी कि लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद कुछ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो पहले आप इतना देख लीजिए। ठीक है, ये जो हमने पढ़ लिया था। अच्छा, जो जो हमने टॉपिक पढ़े हैं बच्चों, उनके क्वेश्चंस भी हमने साथ साथ किए। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात, अब हमें बात करनी है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। पढ़ना तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने के लिए ऑस्मोसिस पढ़ना जरूरी है, ऑस्मोसिस भी पता होना चाहिए। और ऑस्मोसिस के लिए हमें डिफ्यूजन पता होना चाहिए, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। तो हमने क्या देखा कि दो सॉल्यूशन है हमारे पास, एक सॉल्यूशन वन, एक सॉल्यूशन टू। हम कह रहे हैं कि सॉल्यूशन वन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन टू से। कंसेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है, कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा होती है, जिसमें मान लो हमने कहा कि हमारे पास है दो सॉल्यूशन है। अब इसकी कंसेंट्रेशन कुछ C1 है, इसकी कंसेंट्रेशन है C2। अब हम कह रहे हैं कि C1 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है C2 से। कंसेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा हैं, यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम है। यानी कि यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम होंगे और यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज्यादा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जिसकी ज्यादा है वहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा है, और जिसकी कंसंट्रेशन कम है वहां पर सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा है। क्लियर हो गया इतना। अगर आप ध्यान से देखो, हमने कहा ये इसकी कंसंट्रेशन, ये जो सॉल्यूशन वन है इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन टू, तो यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है। ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा कंसंट्रेशन कम है, यानी कि यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा। तो ये कैसे मूव करेंगे, बीच में हमने एक मेम्ब्रेन लगाई है। ठीक है, ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है। अब ये बहुत ज्यादा कोई ऐसी
बहुत अच्छी या बहुत खतरनाक ऐसी मेम्ब्रेन नहीं है जो कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करेगी, कुछ को अलाउ नहीं करेगी, को अलाउ सारे पार्टिकल्स इससे पास हो जाएंगे। तो होगा क्या, यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ जाएगा, जहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। यानी कि क्या पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है, सॉल्यूट पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है। अगर हम डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखें तो सॉल्यूट पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है कहां से, सॉल्यूट की हायर कंसंट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन किसकी है, सॉल्यूट की है, तो सॉल्यूट की हायर कंसंट्रेशन से सॉल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन में। दूसरा, चलो तो हमने क्या कहा, सॉल्यूट पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है कहाँ से, सॉल्यूट की हायर कंसंट्रेशन से सॉल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन में। यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम ही तो है सॉल्यूशन 2 में। वही सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट की लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। देयर इसीलिए कह रहे हैं कि उनकी अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। हम ये नहीं बोलेंगे कि सॉल्यूशन की हायर कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन, तो नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि मान लो यहाँ पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लोअर लेकिन सॉल्वेंट की तो ज्यादा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी तो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ना। तो करेक्टली हम क्या बोलेंगे कि नेट मूवमेंट क्या है, नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया डिफ्यूजन क्या। अब ऑस्मोसिस समझते हैं। ऑस्मोसिस के लिए भी सेम हम जैसे हमने डिफ्यूजन के लिए लिया था सेम वही ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास कोई सॉल्यूशन 1, यहाँ पर है हमारे पास कोई सॉल्यूशन 2। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा, इसकी कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे, है ना, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। सेम वैसे ही यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा, यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम। तो यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है। अब ये मेम्ब्रेन डिफ्यूजन वाले मेम्ब्रेन की तरह, इस मेम्ब्रेन की तरह ऐसी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये हमारे पास है एक स्पेशल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं एसपीएम। क्या कहेंगे, एसपीएम, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है ये, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो केवल कुछ ही पार्टिकल्स को अलाउ करता है पास करने के, ठीक है, सब पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करेगा, खासकर सॉल्यूट को। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स को ये जो मेम्ब्रेन है ब्लॉक कर लेता है या रेस्ट्रिक्ट कर लेता है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ इतना। यानी कि यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट तो होगी, सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट कहाँ से हो रही है, सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है सॉल्यूशन की, अच्छा यहाँ पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या कम है, तो सॉल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन की हायर कंसंट्रेशन हो रही है सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट, सॉल्यूशन के लोअर से सॉल्यूशन के हायर कंसंट्रेशन में। सॉल्यूट पार्टिकल की मूवमेंट यहाँ पर नहीं होती, ये मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं करता या ब्लॉक या रेस्ट्रिक्ट कर देता है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स थोड़ा साइज में बड़े होते हैं इसीलिए वो मूव यहाँ पर नहीं कर पाते। क्लियर है, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। देखो हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स का मूवमेंट सॉल्यूशन के लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन के हायर कंसंट्रेशन में। दो डेफिनेशन, पहला हम बोल सकते हैं लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन,
टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट की हायर कंसेंट्रेशन से, क्योंकि ये भले ही सॉल्यूशन का लोअर कंसेंट्रेशन है, लेकिन बच्चों सॉल्वेंट का तो हायर कंसेंट्रेशन है ना, तो सॉल्वेंट के हायर कंसेंट्रेशन से सॉल्वेंट के लोअर कंसेंट्रेशन में मूवमेंट होना, ये भी क्या है, ऑस्मोसिस ही है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट किसको शो करते हैं, दोनों ही डेफिनेशन सेम ही है, लिखने का तरीका अलग अलग। ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। है क्या, नेट मूवमेंट किसकी हो रही है, केवल और केवल सॉल्वेंट की, सॉल्यूट की तो मूवमेंट हो ही नहीं रही है। ठीक है, यूजुअली वाटर through a semi-permeable membrane from a dilute solution to a more concentrated solution। dilute solution का मतलब है जहां पर सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन कम है, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है, तो जैसे CN, और कंसेंट्रेटेड यानी कि जहां पर सॉल्यूट की जो मात्रा है, यानी कि सॉल्यूट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, वही कंसेंट्रेटेड होगा, तभी तो इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है। क्लियर है, समझ में आया थोड़ा बहुत। चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो डिफ्यूजन हमने पढ़ लिया, ऑस्मोसिस आप नोट करिए, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ऑस्मोसिस समझ में आ गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इजीली समझ में आ जाएगा, इतना नोट कीजिए। चलिए, तो सॉरी, तो हमारे पास ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है केवल, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस मेम्ब्रेन की वजह से। इसको हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ ही नहीं करता, ब्लॉक कर देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, तो आने ही नहीं देते, यानी कि अब मूव ही नहीं करने देगा। ठीक, तो यहाँ पर केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। चलो, ये तो क्लियर है, इतना थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, कहाँ से हो रहा है, सॉल्वेंट की हायर कंसेंट्रेशन से सॉल्वेंट की लोअर कंसेंट्रेशन, ऐसा भी हम कह सकते हैं। दूसरी चीज, सॉल्यूशन की लोअर कंसेंट्रेशन से सॉल्यूशन की हायर कंसेंट्रेशन, ये भी हम कह सकते हैं। और डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और तीनों चीजें सेम ही, ठीक है, तीनों चीजें क्या है, सेम ही। क्लियर है, चलो, इतना समझ में आ गया, क्लियर है। बाकी डिफ्यूजन भी हमने समझ लिया था, डिफ्यूजन में तो दोनों पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन कहाँ से, उनकी हायर कंसेंट्रेशन से उनकी लोअर कंसेंट्रेशन, इतना भी समझ में आ गया। बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात, ऐसा ही सेम हम कुछ कुछ डायग्राम बना लेंगे। अच्छा, चलो, तो यहाँ पर है हमारे पास हमारा सॉल्वेंट, और ये है सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
यहाँ से जो प्रेशर हमारा नॉर्मल प्रेशर है 1 atm, ठीक है, वो यहाँ से लग, अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जो पार्टिकल्स है सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं सॉल्वेंट, ठीक है, ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो कर ही रहे थे पहले भी, तो वो तो हमने ऑस्मोसिस में पढ़ लिया था ना, पढ़ लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट को, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक जो मूव ये कर रहे हैं उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन की साइड से, ठीक है, ये है सॉल्यूशन की साइड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पिस्टन लगी हुई होती है, जैसे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, गैसेस को कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर इस पिस्टन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, कुछ प्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। वो प्रेशर क्या होगा, क्या वो प्रेशर 1 atm होगा, नहीं, 1 atm प्लस ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर भी हम अप्लाई करते हैं ताकि क्या हो सके, ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट है ये क्या हो सके, रुक सके। इस सॉल्वेंट पार्टिकल के मूवमेंट को रोकने के लिए, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक रोकने के लिए जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको ही क्या कहा जा रहा है, उसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जा रहा है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेते, मतलब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, यानी कि जो मूवमेंट है सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहे हैं ना कहाँ से, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन पर, है ना, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग, यानी कि इसे स्टॉप किया जा सकता है, रोका जा सकता है, कैसे, कैसे रोका जा सकता है, बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड, यानी कि सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने पर हम क्या कर सकते हैं, इस पार्टिकल का जो फ्लो है या मूवमेंट है, या फ्लो लिखो या मूवमेंट लिख लो, उसको क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं, ठीक है। सम एक्स्ट्रा कहा जा रहा है, सम एक्स्ट्रा यानी कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, इसी को ही क्या कहते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? तो थोड़ा बहुत प्रेशर, लेकिन अगर हम ज्यादा प्रेशर लगा दें तो क्या होगा, अगर हम ज्यादा प्रेशर यहाँ पर लगा देते हैं तो ज्यादा प्रेशर लगाने से क्या होगा, ऑस्मोसिस की जगह क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, आरओ कहते हैं। आरओ हमारे घर में लगा हुआ होता है ना, जिसका हम पानी पीते हैं, तो वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, वो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है, वो पानी को ऐसे ही साफ करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है? तो चलो इसको तो खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल ऑस्मोटिक प्रेशर आपको इतना समझ में आना। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, चलिए पहले इतना नोट कीजिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, पाई जो कि क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई तो सबको पता ही है ना, ठीक है। तो ये जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, मोलैरिटी हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हमने कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ा था मोलैरिटी, ठीक है। यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है किसके, टेम्परेचर के, टेम्परेचर किसमें, केल्विन में, ठीक है, किसमें, टेम्परेचर केल्विन में। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है पाई इज इक्वल्स टू एम आर, जहां पर पाई तो क्या है, पाई तो ओपी है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। एम क्या है, एम है बच्चों मोलैरिटी, मोलैरिटी ध्यान रखना है, मोलैरिटी कहा जा रहा है, मोलैरिटी नहीं,
अभी तक हमने जो डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात की, एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की, तो वहां पर क्या हो रहा था, मोलैलिटी की बात कर रहे थे ना। मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्मूला है बच्चों, मोलैलिटी। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोलैरिटी, रिटी, ठीक है, लिटी नहीं, रिटी। तो यहाँ पर फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पर, और लीटर में। वहां पर क्या हो रहा था, सॉल्वेंट के मास के बारे में बात होती थी, किसमें, वो भी केजी में। क्लियर है, चलो। तो ओपी, आर हमारे पास है, आर है बच्चों गैस कांस्टेंट, और टी हमारे पास है टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई इक्वल्स टू एम आर टी। एम क्या है, कंसंट्रेशन है ना, है क्या। तो कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, पाई इज इक्वल्स टू टी आर टी। टी का मतलब है कंसंट्रेशन, ठीक है, सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम क्या बोल सकते हैं, एन बाई वी। एन बाई वी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है पहले, P इज इक्वल्स टू, C क्या है, प्रेशर, इज इक्वल्स टू, C क्या है हमारे पास, N बाई वी आर टी। इसको हम ऐसा कह सकते हैं, PV, ये V इधर ले जा लो, PV इज इक्वल्स टू NRT। पढ़ा हुआ है कहीं पर, गैसेस में पढ़ा है ये। तो थोड़ा बहुत रिलेटेड रिलेटेड हमने यहाँ पर देख। बाकी हम बात कर रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर है, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो ऐसा तो पहले भी ऑस्मोसिस में होता था, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर ये है कि जब यहाँ पर कि सर सॉल्यूशन की साइड में कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाता है, जिससे कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, इनका जो ये फ्लो है, ठीक है, इनका ये जो मूवमेंट है, इसे क्या किया जाए, स्टॉप कर दिया जाए, रोका जाए। उसे ही क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, वो है क्या, वो 1 atm तो है ही, प्लस पाई, यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, इसको हम अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर क्या कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, ऐसा प्रेशर अप्लाई करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हम अप्लाई कर देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, क्लियर है इतना, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बाकी आपको ये फॉर्मूला नोट कर लेना है, नोट कर लीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, अब सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक होता है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीनों को सिर्फ एक लाइन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर मान लो हमारे पास एक प्रेशर है पाई 1 और एक प्रेशर है पाई 2, तो ये जो पाई 1 पाई 2 के अगर बराबर है, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, आइसोटोनिक। यानी कि व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, जब ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे के बराबर होते हैं। वही मान लो यहाँ पर एक ऑस्मोटिक प्रेशर है ए, यहाँ पर एक ऑस्मोटिक प्रेशर है बी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर ए अगर ग्रेटर है ऑस्मोटिक प्रेशर बी से, तो जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सॉल्यूशन का, वो हो जाएगा हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक। क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ में आया कि आइसोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ध्यान आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन रखना है, वैसे तो ध्यान सारे ही रखने हैं। हाइपर का नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रेशर क्या है, ज्यादा। हाइपोटोनिक के नाम से पता चल रहा है कि प्रेशर क्या है, कम। आइसोटोनिक यानी कि सेम प्रेशर। क्लियर है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात हो रही है। क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ में आया। अच्छा, इसको आप जनरली ऐसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे।
ठीक है, फिलहाल आप इसको ऐसे ही नोट कीजिए। चलिए, तो इतना आपने नोट तो कर ही लिया होगा। अब इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तो हमें 3 चीज़ें अब पढ़नी है। एक तो ये तीनों पढ़नी ही है, ठीक है? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। इसके अलावा हमें बात करनी है वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में, ठीक है? कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी लास्ट में ही है वेंट ऑफ फैक्टर। क्लियर है? और रिवर्स ऑस्मोसिस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।